जरदारी साहब मैनहट्टन अमेरिका में एक अपार्टमेंट के मालिक हैं। जो उन्होंने इलेक्शन लड़ते वक्त अपनी डिक्लेरेशन दी है उसमें ये अपार्टमेंट डिक्लेयर्ड नहीं है। ख्याल और उम्मीद तो जो जरदारी साहब को जानते हुए ये होगी कि एक आध अपार्टमेंट के तो नहीं, वो तो कई दर्जनों अपार्टमेंट्स के मालिक होंगे। खुर्रम-शेख ज़मान साहब को ये जिम्मेदारी दी है कि वो इलेक्शन कमीशन में जरदारी साहब के ऊपर ये डिस्क्वालिफिकेशन का रेफरेंस दायर कर दें। नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब अपने आखिरी इलेक्शन लड़ चुके। जो तहकीकात चाहे वो नवाज शरीफ साहब पे हों, वो शहबाज शरीफ पे हों, वो पीपल्स पार्टी के जितने लोग हैं उनके ऊपर हों, इन तमाम तहकीकात का आगाज़ इन लोगों की अपनी हुकूमतों में हुआ था। हमारी हुकूमत ने आके सिर्फ इदारों को इंडिपेंडेंस दी है। ये इस वक्त विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं। जो इनके लोग नैब ज़दा हैं या नैब में उनके केसेस हैं उनको कुछ नहीं कर रहे। जो पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं, मरतबा वज़ीर आला, 3 मरतबा वज़ीर आज़म, उसके साथ जो सलूक हो रहा है ये बहुत दुख का बायस है। जब से मैंने सियासत में कदम रखा है अल्हम्दुलिल्लाह करप्शन मेरे करीब से नहीं गुजरी या मैं करप्शन के करीब से नहीं गुजरा। कभी कोई किक बैक नहीं लिया अल्हम्दुलिल्लाह, कभी कोई कमीशन नहीं ली और कभी अल्लाह के फजलो करम से मैंने कोई मिस यूज ऑफ अथॉरिटी का मैं मुर्तकिब नहीं हुआ। आज तक कोई मुझ पे कोई करप्शन की उंगली तक नहीं उठा सकता अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जास्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, आने वाले दिन बड़े सख्त होंगे। सियासत के हवाले से बात कर रही हूँ। आज खामोश नवाज शरीफ साहब भी बोल उठे। उन्होंने अपनी तमाम तर पेशियाँ भी गिनवा दी और जज से ये भी पूछ डाला कि क्या ये मेरी आखिरी पेशी है। 24 तारीख को फैसला सुना दिया जाएगा हिल मेटल और अल अजीज़िया के हवाले से। बहुत सारे सवालों के उन्होंने जवाब दिए। बहुत सारे सवालों के जवाब वो शायद ना दे सके और उसके अलावा अपनी असेंबली में की गई स्पीचेस के लिए भी अस्तना मांगने की कोशिश की और कहा कि वो जो है वो उससे कुछ रिलेटेड नहीं है। बट बहरहाल अब देखना यह है कि फ़ैसला क्या आता है। एक जो पनामा केस है उसमें आप ऑलरेडी जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब को 10 साल की सज़ा हो चुकी है और वो बेल पर हैं। अब एक और पॉलिटिकल पार्टी जो है पाकिस्तान की, वो भी बड़ी मुश्किल के वक्त का सामना करने के लिए शायद ऑलरेडी पॉलिटिकली तैयार है। और क्या उनके ये जो जलसों में ज़बान इस्तेमाल की गई, जो धमकियां दी गई जजेस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के और अफवाज पाकिस्तान के सरबराहों को भी उसमें नाम ना लेते हुए, लेकिन इंस्टीट्यूशंस के हवाले से बड़े वाज़े पैगामात दिए गए जरदारी साहब की तरफ से, वो ये बात इंडिकेट कर रहा है कि मोबिलाइजेशन करने की कोशिश की जाएगी सिंध में अपनी जो लोग हैं उनको, और शायद इसीलिए जलसे किए गए। जो आज रिपोर्ट है आप जानते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, वो बताया जा रहा 7500 पेजेस पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट है। इसके अंदर तकरीबन 12 के करीब वॉल्यूम्स हैं। 600 से ज़्यादा लोगों को इसमें पेश हुए एज गवाहान। और ये भी कहा गया कि सिंध हुकूमत ने अलबत्ता इसमें जो JIT बनी थी उसके साथ तावन नहीं किया। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, अरबों रुपए की लॉन्ड्रिंग हुई है। JIT की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई है और अगले हफ्ते इसकी सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में अनवर मजीद और AG मजीद को मरकजी मुल्ज़िम करार दिया गया है। ऑलरेडी रिपोर्टेडली वो दोनों ज़ेर हिरासत है। इस रिपोर्ट में आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर का नाम भी शामिल है। सनतों की बहाली के नाम पर अरबों रुपए देने वाली एक बहुत अहम सिंध की शख्सियत भी शामिल है। और जाहिर सी बात है, ये कौन है ये तो चले जब रिपोर्ट सामने आएगी आपको हम बता देंगे। लेकिन अगर सनतों का स्कैंडल देखा जाए तो जिसका नाम आ सकता है वो प्रॉबली ये मैं गेस वर्क कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने ओमनी ग्रुप को बहुत जो सिंध की शुगर मिल्स थी औने पौने दामों बेची, दे दी बल्कि, और कहा कि ये बिल्कुल खसारे में है। और उसके बाद उन्होंने इन्हीं मिल्स को सिंध की हुकूमत के पैसे से सब्सिडी दी अरबों रुपए की। मुराद अली शाह चीफ मिनिस्टर सिंध मुश्किल में आ सकते हैं, इसलिए शायद तामन नहीं किया JIT के साथ। सिंध हुकूमत के 2 से दर्जन से ज़्यादा अफसरान की नाम भी इस फहरिस्त में शामिल है। वो ब्यूरोक्रेट्स भी हो सकते हैं और उसके अलावा दीगर महकमों से भी उनका ताल्लुक हो सकता है। हुसैन नवाई समेत 30 बैंकर्स भी
इस रिपोर्ट में शामिल हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस रहे। जाली अकाउंट्स में रकम जमा कराने वाले 20 ठेकेदारों का नाम भी शामिल है। ओमनी ग्रुप ने हुंडी और हवाले के जरिए से बैरून मुल्क रकम मुंतकिल की और उसके साथ साथ फ्रांस, कनाडा, लंदन, बर्तानिया में प्रॉपर्टीज बनाई। प्रॉपर्टीज किसके नाम पे हैं ये भी बता दिया जाएगा, तफसीलात आ जाएंगी। आज फवाद चौधरी साहब ने अलबत्ता एक और इंकशाफ कर दिया। उन्होंने कहा जरदारी साहब ना अहल हो सकते हैं और अब वो MNA नहीं रहेंगे क्योंकि उनकी एक प्रॉपर्टी जो डिक्लेयर्ड नहीं थी, मैनहट्टन में एक लंदन का अपार्टमेंट मंजर आम पर आया है। और उन्होंने ये कहा है कि कराची में खुर्रमशेर जवान साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का में ये तफसीलात जमा कराएंगे। एक वक्फा ले लेते हैं। दो बड़ी पाकिस्तान की सियासी जमातें 2019 उनके लिए किस तरह साबित होगा? क्या वो कोई हलचल मचाएंगे या सिर्फ तहरीके इंसाफ जो है वो कंप्लीट अथॉरिटी में हुकूमत करेगी और मेजॉरिटी ऑपोजिशन जेल में होगी? राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया इम्तियाज शेख साहब ने, सिंध के मिनिस्टर हैं फॉर एनर्जी, पीपल्स पार्टी के एक सीनियर मेंबर हैं और वैसे पाकिस्तान के सीनियर सियासतदानों में भी शुमार होते हैं। उस्मान डार साहब चेयरमैन हैं आप प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम, सीनियर रहनुमा तहरीके इंसाफ के। राना मोहम्मद अफजल खान साहब आप फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर फाइनेंस रह चुके हैं और PMLN के एक सीनियर रुकन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी मैं सुन रही थी एक हंगामी इजलास भी जारी था कि अगर आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार कर लिया जाता है या उनके गिरफ्तारी के ऑर्डर निकल आते हैं तो पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली क्या होगी? पीपल्स पार्टी कैसा वक्त देख रही है अपने लिए आने वाले दिनों में? देखिए, पीपल्स पार्टी तो एक अवामी पार्टी है और मतलब इन बहरानों से वो कई दफ़ा गुजरी है शुरू से लेके अब तक। मतलब उनके बहरान देखे भी हैं, अच्छे वक्त भी देखे हैं और बुरे वक्त भी देखे हैं। डिक्टेटरों के ज़माने में इससे ज़्यादा ख़राब सूरत हाल रही है। अब ये तो मतलब एक मुंतखब हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, इसमें जो जातियाँ जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है वो अपनी जगह पे, लेकिन इन चीज़ों के लिए पॉलिटिकल पार्टीज तो तैयार रहती हैं जो भी कुछ हो। क्या करेंगे? और देखें अभी तो अभी और दूसरी बात ये कि ये मीटिंग्स जो हैं वो चेयरमैन बिलावल साहब करते रहते हैं, आसिफ जरदारी साहब करते रहते हैं। कोई हंगामी सूरत हाल वाली बात नहीं है क्योंकि देखें ये जो गिरफ्तारी की बात आप करते हैं ये मफरूज़ों पर एक मुबनी चीज़ है और अभी तक तो रिपोर्ट आज उन्होंने शायद सबमिट की है और उसमें क्या है, किस तरह होगा, क्या उसमें लिखा है, क्या रिकमेंडेशन है। और वो JIT की रिपोर्ट है। JIT तो पहले भी बहुत बनी हुई है इधर पाकिस्तान में, लेकिन बनी थी, लेकिन देखें ना उसमें मतलब ये तो नहीं है कि मतलब उसका कोई ट्रायल हो गया, उसका कोई फैसला हो जाएगा। 10 साल की एक केस में सजा हो चुकी है उनको, वो तो फिर ट्रायल हुआ ना उसका, उसमें सजा हुई ना उसका। लेकिन ये मतलब ये तो नहीं कि बस जो सुप्रीम कोर्ट में गई। बहरहाल एक प्रॉब्लम का टाइम तो है ना। प्रॉब्लम को पीपल्स पार्टी पहले भी फेस करती आई है, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को। अच्छा सर, नाअहली का भी अब तो उन पे लग गया ना। उनका एक अपार्टमेंट भी सुना निकल आया है, मैनहट्टन का एक प्रॉपर्टी निकल आई है। वो उस्मान डार के पास पता नहीं कागजात हैं या नहीं, लेकिन फवाद चौधरी साहब के पास। आप देखें ये एक मीडिया ट्रायल की एक कैंपेन है जो चल रही है पॉलिटिकल। नहीं, अगर उसके पेपर्स निकल आए और तो दिखाए ना वो किधर है पेपर्स। नहीं, वो कह रहे हैं ना इलेक्शन कमीशन में जमा करा रहे हैं। कहे तो वो बहुत बातें रहे, फिर यू टर्न भी मार लेते हैं, ठीक है ना। कितने सर इतना बड़ा इल्जाम लगा सकते हैं? लगाते हैं, इससे पहले भी लगाते रहे हैं, इससे पहले भी बहुत सी बातें, इतनी सीरियस बातें होती रही हैं और फिर वो यू टर्न है और वो यू टर्न कहते हैं सही है। तो मतलब हमें तो जब वो कागज दिखाएं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में चले जाएं और वो सदर पाकिस्तान रहे हैं और मतलब उनके असासे चेक होते रहे, असासे डिक्लेयर करते रहे वो, मतलब इस तरह की चीज़ अगर है तो सामने ले आए तो कानून के मुताबिक फैसला होगा। हम ये नहीं कहते कि नहीं होगा, लेकिन सिर्फ बैठ के इल्जाम लगाना क्या आपको नवाज शरीफ साहब के करीब कर देगा? देखिए, सियासत में कोई दूरियां भी होती हैं। नहीं, कोई आप लोगों ने राब्ते किए आपस में? राब्ते जो होते रहते हैं असेंबली में होते हैं, लेकिन कोई बाज़ाब्ता बड़ा राब्ता करीबी राब्ता नहीं हुआ। अगर कोई मुहिम चलाने का हो या कोई आपको अभी तक तो देखें अभी एक चीज हुई नहीं है जैस्मीन, तो उस पर मुहिम। सर आपकी प्लानिंग चल रही है ना, आपकी प्रेस रिलीज नहीं, आप प्रेस रिलीजेस में आ रहा है ना कि अगर ये हुआ तो हिकमत अमली तो बनाएंगे जरूर, जब जो पार्टी फैसला। क्या उस हिकमत अमली में नवाज शरीफ मौजूद है या नहीं है? जरूर होगा। जब पॉलिटिकल जब फोर्सेस मिलती हैं और दोनों के साथ एक तरह की ज्यादतियां हो रही हो, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही हो, चीजें जो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस, जो प्राइम मिनिस्टर के फॉरेन जो ये एसेट्स के लिए जो जद्दोजहद कर रहे हैं ना शहजाद अकबर साहब, उन्होंने कहा है
कि मैनहट्टन का अपार्टमेंट जो है ये 2007 से उनके नाम पर है और बाकायदा उनके डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं उनके पास। तो ये अगर कल इलेक्शन कमीशन में चले जाते हैं तो वो तो नाअहल हो जाएंगे। लेकिन जी जब जाएं तब होगा ना, मतलब अभी तो गए नहीं है और आज उन्होंने ऐलान कर दिया और कहा कि जी आप जाके देखें, अगर हैं तो उस वक्त दिखा देते ना कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास, डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं दिखा रहे? राणा साहब, आज नवाज शरीफ साहब ने भी बड़े अरसे बाद कुछ गिले शिकवे भी किए, कुछ बातचीत भी की। 24 तारीख को अब उनके भी हवाले से फैसले जो हैं वो आने वाले हैं। ये तमाम मामला 2019 का जो साल है, देखें आपने असेंबली में सुना होगा कि आपकी लीडर के एक दो लोग ये कह रहे थे, जैसे मैंने बल्कि पीपल्स पार्टी से नवीद कमर कह रहे थे और फिर एहसन इकबाल साहब कह रहे थे कि जी ऐसा लगता है कि अडियाला जेल से ऑपोजिशन करनी पड़ेगी क्योंकि तमाम ऑपोजिशन तो जेल जाने वाली है। कैसे देखते हैं आप आने वाले इस वक्त को? देखिए, यकीनन एक मुश्किल वक्त आ रहा है और ये मुश्किल वक्त हमारे लिए बनाया जा रहा है, पैदा किया जा रहा है। और मैं भी यही कहूँगा कि जैसे जैसे आगे वक्त आएगा उसका मुकाबला किया जाएगा। लेकिन ये उतना बुरा वक्त नहीं है जितना मुशर्रफ के दौर में वो जो हाईजैकिंग का केस बनाया था और ताहयात सजा दे दी थी, वो भी बड़ा बुरा वक्त था। अब फिर उसी किस्म का वक्त है, तो इंशाल्लाह हम मुकाबला करेंगे। मियाँ साहब ने ये भी तो कहा कि मैंने कभी करप्शन नहीं की, कभी सोचा नहीं, और हमें बतौर उनकी पार्टी के एक जूनियर मेंबर के इस चीज का पूरा एहसास है कि मियाँ साहब ने पाकिस्तान बनाने के लिए काम किया, अपनी जात के लिए काम नहीं किया। और मैं तो 30 साल से इस पार्टी में हूँ और जानता हूँ। राणा साहब, एक बात बताएं, ये आने वाला जो वक्त है, यानी कि जिस तरह ये JIT की रिपोर्ट जमा हो गई है, इसकी हेयरिंग शुरू हो जाएगी, अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, बड़े बड़े बैंकर्स जो हैं वो जाहिर सी बात है गवाही तो देंगे, कुछ वादामा गवाह भी बन सकते हैं, कुछ ऑलरेडी अरेस्टेड हैं, कुछ अरेस्ट होंगे। पीपल्स पार्टी का जो ये वक्त चलेगा, तो इसमें क्या आपको लगता है कि आप लोग किसी किस्म की आपस में दोबारा अंडरस्टैंडिंग पैदा कर सकते हैं, या इन्होंने आपसे रब्ता किया हो या आपने इनसे? शहबाज शरीफ ने तो वेलकम किया जरदारी साहब को, लेकिन जरदारी साहब ने जो वो तकरीरें की उस पर आप PMLN ने क्या रद्द अमल दिया? देखें, ये तकरीरें आपस में हम करते रहे थे और इन्हीं चीज़ों को अब शायद शिद्दत से सारी जमातों को इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था वो किसी के खिलाफ नहीं था, वो जमहूरियत को मजबूत करने के लिए था। अब वो एहसास बड़ी शिद्दत से फिर आ रहा है, ना वो फौज के खिलाफ था, ना वो किसी जमात के खिलाफ था। वो ये था कि जमहूरी ताकतों का आपस में एक दूसरे पर इन्हिसार हो और हम मिल के चंद एक पैमाने ऐसे तय करें जिनके लिए सब लोग उनको उसके ऊपर अमल करें। अब शायद हम मजबूर हो जाएंगी जमातें कि इस का इत्तेहाद हो और जमहूरी ये देखें, ये डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेज करता था पाकिस्तान में हमारी सियासी जमातों के साथ यही हो रहा है, आज भी हो रहा है, पहले भी होता रहा है। ठीक है। तो इन चीजों से बचने के लिए मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान में तरक्की करनी है और जमहूरियत को परवान चढ़ाना है तो ये चीजें। लेकिन राणा साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी ये कह चुके हैं ना कि कुछ बड़े बड़े लोग जब अंदर जाएंगे तो वो चीखे लगाएंगे और वो यही कहेंगे, और फौरन जब नैब करप्शन पे हाथ डालती है तो ये इनको जमहूरियत याद आ जाती है। और जमहूरियत का वैसे करप्शन से या अरेस्ट से क्या फायदा, क्या गठजोड़ है? आपको याद होगा सर, आपने जो कता कलामी माफ सर, आपको याद होगा जो PMLN ने इलेक्शन जीता, वो तकरीरें तो आपने सारी देखी होंगी ना, शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ साहब हो। आपने इलेक्शन 2013 का जीता अगेंस्ट करप्शन, पीपल्स पार्टी को टारगेट करके वाजे तौर पर सड़कों पे घसीटने के वादे कर ये कहा कि ये लूटी हुई दौलत हमारे हवाले कर दो। और फिर आपने खुद मुझे मेरे शो में बताया था कि स्विस बैंक वाला आपके दौर में ये मुआहिदा काफी हद तक तय हो गया था। तो आप भी तो इनको करप्ट कहते रहे हैं सारी जिंदगी। जैस्मीन, हम बहुत कुछ करते रहे एक दूसरे के साथ, क्योंकि हमने जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब किया था उसके फौरन बाद एक NRO के जरिए एक सबज झंडी दिखा के उस चार्टर को सैबोटाज कर दिया गया। हम फिर उसी लड़ाइयों पे आ गए जो 99 की बगावत से पहले होती थी। तो ये जमहूरी जमातें जो हैं इनका आपस में वो मैच्योर ताल्लुक नहीं रहा। मारें खाई हैं, अब फिर एक दफा मारें खाई हैं, समझ आ जाएगी और अल्टीमेटली पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत होना है, वरना ये मुल्क नहीं बचेगा। ओके, जमहूरियत को जरूर मजबूत होना है, लेकिन पाकिस्तान में करप्शन का भी खात्मा ताहयात के लिए होना है, वरना खुदा न खास्ता तब भी ये मुल्क मुश्किल में आ सकता है। उस्मान डार साहब, आपके ऊपर ही इल्जामात लग रहे हैं, कहते हैं विक्टिमाइजेशन हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है।
अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं जरदारी साहब के 2007 के हैं, शहजाद अकबर बता रहे हैं, जरा तबसरा करें इन मामलात पर। देखिए जास्मीन, अल्लाह का शुक्र है कि ये जो JIT बनाई गई है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बनाई है, कोई गवर्नमेंट ने नहीं बनाई। ऐसा जिसमें कोई गवर्नमेंट के हैंड पिक बंदे नहीं लगाए गए, वरना तो आज पीपल्स पार्टी वालों ने कहना था जी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। पहले तो ये फैसला कर लें, ये जो दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमान आपके प्रोग्राम में बैठे हैं, कि इनको पाकिस्तान की अदालतों पे एतमाद है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो JIT बना रही है, रिपोर्ट पेश हो चुकी है, उन्होंने ही फैसला करना है किस किस ने लूटमार की है, किस किस ने करप्शन की है। और कोई मैं समझता हूँ इस JIT की रिपोर्ट में खाली सियासतदान ही नहीं, बहुत सारे अफसरान के नाम है, बहुत सारे बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं जिनके नाम है। जी बिल्कुल। तो पाकिस्तान की 70 साल तारीख की मैं समझता हूँ एक तारीख साज करप्शन जो है, मनी लॉन्ड्रिंग कह लें, वो कौम के सामने आने वाली है। तो एक तो मैं इस पे आता हूं कि इसमें गवर्नमेंट का कुछ लेना देना नहीं है। अब जो बात है मियां नवाज शरीफ साहब की, उन्होंने खुद अपना केस कमजोर फुटेज पे लड़ा है। जो वो कहते रहे उनसे खुद ही वो यूटर्न लेते रहे, चाहे वो उनकी पार्लियामेंट की स्पीच थी, चाहे वो कतरी लेटर था, चाहे जो भी वो लाए मनी ट्रेल, उस पे वो खड़े नहीं रहे। गुज़श्ता 2-2.5 साल से कौम, मीडिया, हम सब मुंतजर रहे कि मियां साहब कोई प्रॉपर मनी ट्रेल दे सकें। देखिए मैं अभी सुन रहा था प्रोग्राम के शुरू के आपके प्रोमो में कि वो कह रहे थे मैंने कभी जिंदगी में करप्शन ही नहीं की। मैं मियां साहब को पैगाम देना चाहता हूं, मियां साहब जब आपके ऊपर एसेट बियॉन्ड मींस का केस हो, आमदन से ज्यादा असासे बनाने का इल्जाम हो और आप उन असासों की आमदन शो ना कर सकें कि आपने वो असासे कैसे बनाए, जो कि एक इंटरनेशनल स्कैम में इनकी प्रॉपर्टीज सामने आई हैं, तो उसमें ये साबित ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमने ये अपार्टमेंट्स, ये जायदाद कैसे बनाई। तो फिर यही कहा जाता है कि ये आपने गैर कानूनी तौर पे रकम कमाई, किक्स बैक से कमाई, इसी को करप्शन कहते हैं। और ये कहते हैं जी हमारे ऊपर तो आमदन से ज्यादा असासे बनाने का केस है, हमारे ऊपर तो करप्शन का केस ही नहीं है। तो जब तक ये एक अंडरस्टैंडिंग इनकी अपनी इस चीज पे डेवलप नहीं हो जाती कि जब हम एक मनी ट्रेल देने में नाकाम रहे हैं और हमें बार सुप्रीम कोर्ट में भी मौका मिला, JIT में भी मिला, फिर ये नैब कोर्ट्स में भी आप देख रहे हैं, मैं समझता हूं कि इन दोनों जमातों की लीडरशिप की तर्ज़े हुकूमत कह लें, तर्ज़े सियासत कह लें, और इसीलिए आज ये नैब के शिकंजे में है, आज JIT के शिकंजे में है। और जितना इन्होंने मायूस अपने वर्कर्स को किया है, देखिए लूटमार तो ये कर गए हैं, पैसा तो ये बना गए हैं। राना साहब जैसे वर्कर मुझे बताए ना, राना साहब को क्यों नहीं नैब हाथ डाल रही, शेख साहब को क्यों नहीं JIT पकड़ रही, और बहुत सारे इनकी जमातों में दीगर रहनुमा है, वो शख्सियात ही नैब के घेरे में है या JIT की रिपोर्ट में है, जिनके ऊपर कौम पहले ही एक्सपेक्ट कर रही है कि इन लोगों ने आमदन से ज्यादा सासे बनाए हैं या अपने इख्तियारात का जास्मीन नजायज इस्तेमाल किया है। ठीक। तो अच्छा उस्मान, एक बात बताइएगा कि अगर, अच्छा सॉरी कथा कलामी, एक बात बताइएगा, ये जो अभी हाल ही में तकरीरें की पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन ने, तो उसके बाद हमने देखा PMLN ने थोड़ा मोहतात रवैया रखा। उन्होंने कहा जी उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। जब मियां साहब के खिलाफ भी फैसला आया या जब ये JIT बनी, उसकी सुनवाई हो रही थी GT रोड पर, उन्होंने भी काफी, अब लेकिन उन्होंने फिर बड़ा एक खामोश अरसा गुजारा। तो क्या जरदारी साहब को ये महसूस हो रहा है, और फिर उन्होंने, आप ये कह रहे हैं कि एतमाद नहीं है इनको सुप्रीम कोर्ट पर, तो ये तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को वहां पर, आपने नहीं सुना किस लहजे में उनसे मुखातिब हुए कि आपका हक क्या बनता है और आप होते कौन है, और आप कभी इधर चले जाते हैं और आप कभी उधर चले जाते हैं, अपने काम से काम रखें। नहीं जैस्मीन, उन्होंने साथ 3 साल का भी जिक्र किया था, महल है वो आप कहना भूल गए कि आप 3 साल के लिए आते हैं और आप फैसले करते हैं। आपको याद होगा जरदारी साहब ने एक दफा ईंट से ईंट बजाने का भी कहा था, और फिर इन्हीं ईंटों को वो सर पे रख के दरबदर होते रहे कि कोई मेरे सर से इन ईंटों का बोझ उतार दे, जो मैंने एक जोशे खिताबत किया था। मकसद ये है कि अगर ये समझते हैं कि इन्होंने लूटमार नहीं की, इन्होंने करप्शन नहीं की, तो फिर इन्हें अपने मुल्क के अदारों पे एतमाद होना चाहिए, चाहे वो नैब है, चाहे ये अदलिया है। इसी अदलिया से इनके हक में फैसले भी आए हैं, इसी नैब से जरदारी साहब क्लीन चिट लेके गए और हर जगह कहते हैं जी मैं नैब से क्लीन चिट लेके आया हूं, लेकिन उसी नैब को आप देख रहे हैं किस तरह से कंट्रोवर्शियल किया जा रहा है।
पाकिस्तान के लोग जो हैं वो एहतसाब होता देखना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि एहतसाब के अमल को अगर ये इस तरह कंट्रोवर्शियल कर देंगे, एक ऐसी बेइतमादी की फिजा पैदा कर देंगे पाकिस्तान में जिससे ऐसे लगे कि ये वाकई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, तो फिर बेहतर है नैब के अदारे को भी बंद कर देना चाहिए, या फिर तमाम जमातों को जैस्मीन पार्लियामेंट में इकट्ठे होके एहतसाब के अमल के लिए अगर किसी किस्म की भी रिव्यू की जरूरत है हमें नैब कवानीन की या उसे स्ट्रेंथन करने की, आए फिर मिल बैठ के काम करते हैं, ताकि कम अज कम कौम को तो एतमाद हो कि जो भी एहतसाब हो रहा है वो फेयर एंड फ्री हो रहा है। अगर ये इसी तरह वेला करते रहेंगे। ओके, उस्मान डार साहब ने जो बात की उसका मैं तफसील से जवाब देना चाहूँगा। इदारों पे एतमाद, देखें इदारों पे एतमाद की बात तब करें जब इदारे इंसाफ करते नज़र आएँ। सुप्रीम कोर्ट पर हमें एतमाद है, सुप्रीम कोर्ट पे जरदारी साहब को भी एतमाद है, तब हमारी पार्टी को भी सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद है। तो फिर ये कभी नहीं कहा, ये कभी बदएतमादी की बात नहीं की। हमें एतमाद नहीं है तो मतलब वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत पे एतमाद नहीं है, इनका क्या ठीक है। वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पूरे का पूरा फीडबैक पूरी की पूरी चीज़ यहाँ से आ रही है, और जो बाकी इदारे जो तहकीकात कर रहे हैं उन पर एतमाद नहीं है। हाँ, एजेंसी जो भी इसमें इदारे, सिर्फ एजेंसियाँ जो FIA है या जो बाकी लोग कर रहे हैं उन पर एतमाद नहीं है। और जिस तरीके से उन्होंने डील किया है, बाकी जो इदारे अपना नैब है, नैब का भी आप देख लें, तो क्या मतलब सिर्फ करप्शन या जो लीडरशिप हमारी पे है बाकी किसी पे नहीं है? क्या तहरीक इंसाफ में वो लोग नहीं हैं जो कि मतलब करप्शन में मुलविस हैं या उन पे रेफरेंसेस दाखिल हैं, या फिर शहबाज शरीफ जेल में क्यों हैं, हमारे लोग जेल में क्यों हैं? मतलब सिर्फ फिर देखें जी, नहीं कोर्ट ने ऑर्डर किया तो मतलब पकड़ा तो नैब ने ना उनको, नैब ने पकड़ा उनको। कोर्ट ने बेल कैंसिल की ना, किसकी? शहबाज शरीफ तो जब गए थे तो तहकीकात इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे, उनको वहाँ बिठा दिया गया। उस वक्त तो कोर्ट ने उनका वो बेल कैंसिल नहीं किया था, ठीक है ना। और इस तरह पीपल्स पार्टी के लोग भी हैं, मतलब उनको बहुत से लोग हमारे जेलों में हैं, मसलन शर्जील मेमन हमारा जेल में है, ठीक है, और डॉक्टर आसिम हमारा जेल में था, मतलब निकला बाहर, लेकिन वो तो नवाज शरीफ के जमाने में थे ना। लेकिन मेरा मतलब है कि उनको इन्हीं इदारों ने पकड़ा था ना, इन्हीं इदारों ने पकड़ा। इस इदारों का सरबराह आप दोनों ने मिलकर लगाया है, लेकिन ये लगाया तो मतलब इसका ये मतलब नहीं कि उस पे एतमाद जो उसके नीचे के लोग हैं वो कर रहे हैं। मतलब हम देखें इन्वेस्टिगेशन की जो प्रोसेस है उस पर हमें एतमाद नहीं है कि मतलब वो विक्टिमाइजेशन हो रही है। और मतलब दूसरी बात ये कहा गया कि तकीने जलसों में जुलूसों में सियासी लोग असेंबलियों में बातें करते हैं, लेकिन हमें जो एतराज आपने कहा जजों पे उन्होंने कभी भी नहीं कहा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज को वाज़ेह तौर पर कहा है। देखें उन्होंने मतलब ये कहा कि हर इदारा अपना आइन के मुताबिक अपने जो इख्तियारात उसको मिले। उन्होंने इतनी अच्छी ज़बान, इतने अच्छे मीठे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए सर, मैं चला सकती हूं, लेकिन ये तो जैस्मीन समझने की बात है, जो समझने की क्या बात है सर, ये तौहीन अदालत में आ सकता है। किसी को मीठा लगे किसी को न लगे, लेकिन उन्होंने कोई कभी भी तौहीन अदालत नहीं की। जरदारी साहब तो हर दफा कोर्टों में गए, हर दफा। एक बात बताएं, पहले जब उन्होंने कहा मैं ईंट से ईंट बजा रहा हूं, फिर 3 साल कहाँ गायब हो गए? गए थे बाहर गए थे। अब ये अब सबको बताएं क्यों गए थे, ये पाबंद है वो बताने के? नहीं पाबंद तो सर, वो पाबंद तो नहीं हो सकता, लेकिन सबको मतलब ये है कि वो बता दें वो गए थे बाहर, वापस आए, अभी तो इधर है ना, इधर ही है। और उन्होंने हर इंक्वायरी, हर कोर्ट की पेशी, हर पेशी पे आते हैं। जब नवाज शरीफ साहब ये काम कर रहे थे, एहतराम तो ये है ना, हर पेशी पे वक्त पे आते हैं, और जिस तरह आम आदमी खड़े हैं वैसे खड़े होते हैं। उनकी बहन भी वहाँ आती है, बाकी लीडरशिप भी वहाँ आती है, जब भी कोर्टों में होते हैं, इन्वेस्टिगेशन में बुलाया जाता है, वहाँ जाते हैं। तो मतलब ये जेआईटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जब जमा हुई, इदारों का कोर्टों का एहतराम है तभी तो करते हैं ना। मतलब ये कहना ये सिर्फ मफरूजों पे बातें ना हो, मफरूजों पे तो खैर बातें नहीं है, जेआईटी की रिपोर्ट जब आई है, आने देना रिपोर्ट को, डिक्लेयर होने देना, कोर्टों में खुलेंगी ना। मतलब ऐसे तो नहीं है कि मतलब जेआईटी ने कुछ दिया। जेआईटी एक तफ्तीशी इदारा है, उसके बाद कोर्ट में ये मसला चलेगा। अगर किसी का नाम उसमें है तो वो कोर्टों में जाके साबित करेगा ना। ऐसे तो नहीं है, ये तो एक इन्वेस्टिगेशन का इदारा है, उन्होंने इन्वेस्टिगेट करके दे दिया है। अब वो कोर्ट में बहुत से ऐसे मसले होते हैं जो कि जेआईटी में डिस्कस हुए, जेआईटी में उन्होंने कोर्टों में दिया, कोर्टों से छूट गए। बहुत से मसले ऐसे हैं, रिपोर्टों को नहीं माना गया। लेट इट कम टू द सुप्रीम कोर्ट, आएगा उसके बाद उसकी बाज़ाब्ता तहकीकात होगी, लेकिन सर अगर आप लोगों को कानून के मुताबिक होगी ना जी। लेकिन ओके, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।
जिसकी नौकरी 3 साल की हो, उसको मेरी कौम के फैसले करने का क्या हक पहुंचता है? कि कभी कहाँ पहुंच जाते हैं, कभी कहाँ पहुंच जाते हैं कि ये नहीं सही है, वो नहीं सही है। भाई आपका वास्ता क्या है? 9 लाख केस फंसे हुए हैं पूरे जुडिशियल सिस्टम में, आप वो काम तो करें। ये राणा साहब इस दफा तो खैर जुडिशरी के बाद उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट की तरफ आए। ऐसी ही एक तकरीर आपके दौर में भी हुई थी, नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त बरहमी का इजहार किया था और जरदारी साहब ने हमेशा इस चीज का गिला रखा कि जब उनको जरूरत थी तब नवाज शरीफ साहब ने उनका फोन नहीं उठाया। इसी तरह की कुछ तकरीरें, उस वक्त उनको डर था, वो जो कि कुछ केसेस खुलने वाले हैं, मामलात कुछ और थे, आपको पता है पीक पर ऑपरेशन था ज़रबे अज़्म, और बार बार इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराहान जो है वो ये कह रहे थे कि कराची से लॉन्चों में पैसा जाता रहा है और पकड़ धकड़ हो रही थी, लेकिन एहतसाब अब उस वक्त सिर्फ यहाँ था, अब सारे मुल्क में फैल चुका है। इस तकरीर के बैकग्राउंड में अब आप किस किस्म का फ्यूचर देख रहे हैं? क्या ये प्रेशर करने के लिए था, ये थ्रेट करने के लिए? क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने भी ऐसी बड़ी बातें की ना कि बुक से भरे हुए ये जज, और ये जज मेरे ही खिलाफ हैं, और फिर मरियम साहिबा ने भी ऐसी, फिर खामोशी। देखिए, जहां तक तो पैसे चोरी करने की बात है, करप्शन की है, मनी लॉन्ड्रिंग की बात है, उसके ऊपर तो हमारा कभी भी किसी के साथ ना इत्तेफाक हुआ ना हो सकता है। ठीक है। जहां तक पॉलिटिकल मामलात हैं, हमारी तो जंग एक ही रही है कि हम यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट का रोल पाकिस्तान की गवर्नेंस के अंदर नहीं देखते। उनका अपना रोल है, हम उसको उस रोल का एहतराम भी करते हैं, उस रोल में उनको देखना भी चाहते हैं, और हमारा तो इसके अलावा कोई रोल नहीं है। अगर अब कोई किसी की करप्शन साबित होती है बशमूल नून लीग के किसी मेंबर की, तो उसके ऊपर तो हम कोई आवाज नहीं उठाएंगे, लेकिन हमें सिंगल आउट ना किया जाए। अब जो मियां साहब के बारे में डार साहब ने अभी बड़ी लंबी तकरीर की, ये हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि वो जो अपार्टमेंट 3 बने हैं वो चोरी के पैसे से बने हैं, जबकि इनके फैमिली की कंटेंशन ये है कि वो अफोर्डिंग थे, वो उनके बाकी मेंबरान का रोल हो सकता है। मियां साहब उस फैमिली में से ज्यादा टाइम या अपना फुल टाइम पॉलिटिक्स को देते थे, उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट नहीं की और उन्होंने वो अपार्टमेंट नहीं खरीदे। तो ये इतनी सी बात है, ये बेंट अपॉन है पीटीआई वाले के और हमारे दूसरे मुखालफिन कि वो ये साबित करें कि जी ये चोरी का पैसा है। यहाँ से चोरी कहीं से नहीं पता लगा कि पाकिस्तान में कहाँ से चोरी हुई है, उसके ऊपर तो कंसेंसस है कि चोरी नहीं मिली, लेकिन ये कि वो अपार्टमेंट कहाँ से आए, अब वो उनके वालिद साहब नहीं दे सकते थे, मियाँ साहब नहीं दिए, उनके बच्चों के चचा मामू नहीं दे सकते थे, मियाँ नवाज शरीफ ने दिए। ये केस है। अब इस केस के ऊपर जब उन्होंने वो एक मनी ट्रेल दी कतर वाली, वहां ये ट्रेल के पीछे इसलिए नहीं गए कि वो ट्रेल जो है वो साबित हो जाए। उन्होंने फिर अपने दिफा में कतर वाले खत को खुद ही वापस ले लिया ना। He did not stand by it. नहीं, जो अभी उनकी कंटेंशन, वो कतर वाला खत तो था कि बिजनेस वगैरह कैसे शुरू हुआ, बच्चों ने बिजनेस कैसे किया, लेकिन आज तो केस अपार्टमेंट्स का है, और अपार्टमेंट्स के लिए वो उन्होंने डिसऑन किया कि मेरे है ही नहीं, ना मैंने खरीदे, ना मैंने बच्चों को हेल्प की। लेकिन सर उनका जो 2 लाइन ऑफ डिफेंस थे उस पर तो उन्होंने वीक तरीके से उन्होंने अपना डिफेंस पेश किया ना। एक उन्होंने अपनी तकरीरों का पहले कहा कि ये मैं कभी इस्तेस्ना नहीं लूंगा, मैं बिल्कुल ये नाजरीन हाजरीन ये वो जराए हैं, पूरा उन्होंने बता दिया वो जराए कहां से आए, सब कुछ बता दिया, कब मेरे अब्बू गए, क्या क्या उनके साथ दुश्मनियां हुई, क्या क्या। फिर वो कोर्ट में जाके कहते हैं कि जी ये इसको आप इसको डिस्कार्ड कर दें। व्हाई? देखिए, वो जराए उन्होंने फैमिली के बताए और फैमिली के अपने बाकी मेंबर्स के बताए। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैंने अपने नाम पे खरीदे या मैंने बच्चों को खरीद के लेके दिए। बहरहाल ये चीजें अदालत में हैं, और ये बड़ा माइन्यूटली, जिसके पीछे आप JIT लगा दें, ISI हो, उसमें MI हो, वो कुछ ना कुछ निकाल के ले आएंगे। अगर आज जरदारी साहब का एक अपार्टमेंट अमेरिका में मिल गया जो 13 साल पहले था, तो PTI के कई लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं प्रॉपर्टीज इजाफी डिक्लेयर करने के ऊपर, जो वो भूल गए या उनसे मिस हो गई या उन्होंने जान के नहीं की। हमारी पार्टी के हुए हैं और पार्टीज के हुए हैं, तो कौन सा तूफान आ गया। तो जो करप्शन की बात है सर, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगर आपको अब अप्रोच करती है, अगर फर्ज करें अगर कुछ गिरफ्तारियां बड़े पैमाने पर होती हैं, पॉलिटिकल गिरफ्तारियां होती हैं, तो क्या किसी किस्म की पॉलिटिकल मूवमेंट चलाने का सोच रहा है आप लोगों ने, आपस में बातचीत करने का, टफ टाइम देने का तरीके इंसाफ को?
जैस्मीन, अगर तो अब मुझे नहीं समझ आई, आपने कहा पॉलिटिकल गिरफ्तारियां होती हैं, पॉलिटिकल लोगों की, मतलब सियासी शख्सियात जिनके नाम चल रहे हैं ना सर इस वक्त। देखिए, अगर किसी के ऊपर ये साबित होता है और अल्टीमेटली साबित हो जाता है कि उसने पाकिस्तान की किसी जगह से चोरी हुआ है, उसके सबूत मौजूद है, अब इस किस्म का फैसला ना हो कि बेटे से तनख्वाह नहीं दी, तो फिर तो एजिटेशन नहीं होगा। लेकिन अगर इस किस्म का फैसला होगा कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली और वो पाकिस्तान में किसी एक शख्स ने उसको तस्लीम नहीं किया। नहीं, लेकिन सर एक बात बताएं, आपने मुझे खुद ये बताया था कि आप लोगों के दौर में, मैंने आपसे पूछा, याद है आपको, मैंने आपसे पूछा था, आप फाइनेंस मिनिस्टर थे, मैंने आपसे पूछा था कि राणा साहब ये आपकी हुकूमत में कैसे हो गया कि पूरे बैंकों के मैनेजर्स, पूरे लोग इन निजाम धर्म भरम करके, लेयरिंग पे लेयरिंग करके, मतलब है लूट मार मची हुई अरबों डॉलर्स की। तो आपने कहा कि उस वक्त इसकी इन्वेस्टिगेशन हम लोगों के दौर में स्टार्ट हुई थी, आपने कहा नहीं था ये, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने खुद सुओ मोटो नोटिस ले लिया। देखिए, जो OECD का एग्रीमेंट हुआ कि पाकिस्तान से अगर पैसा मनी लॉन्डर हो रहा है या पाकिस्तान से पैसा बाहर जा रहा है, हमने उसके ऊपर 4.5 साल मेहनत की और सितंबर 2018 से उसके ऊपर हमारे मुल्क को वो सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो गई, जिसमें अलीमा खान तक की इंफॉर्मेशन आ गई। ठीक है, तो वो एक अच्छा सर, इन शॉर्ट ये बताएं कि अगर जरदारी साहब, फरियाल तालपुर या पीपल्स पार्टी के बड़े लोग इसमें गिरफ्तार होते हैं या उनके नाम आते हैं, तो आप इनका साथ देंगे या नहीं देंगे? देखिए, हम डिपेंड करता है कि उनके ऊपर क्या केस साबित होता है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि साथ देने वाली बात है, हम हर जमहूरी पार्टी का साथ देंगे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की रिवाइवल, चाहे वो करप्शन के केसेस में मुलव्विस हो। देखिए, पार्टियां कभी करप्शन के केसेस में, इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, बात कर रही हूं मैं, इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, पार्टीज कभी करप्शन का एजेंडा लेके नहीं आगे चल। उस्मान डार साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो जैस्मीन पहले पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिलता है, बेल मिलती है, वो भी हाई कोर्ट से मिलती है, पाकिस्तान की कोर्ट से ही मिलती है। ठीक है, इसी तरह उनके छोटे भाई की बेल रिजेक्ट हो जाती है, वो भी कोर्ट से ही रिजेक्ट हो रही है। इसी तरह आसफ अली जरदारी साहब के जो केसेस हैं JIT को लेके, वो तमाम मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। तो ये तमाम तीनों के तीनों जो लीडर्स हैं, चाहे मियां नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, आसफ अली जरदारी साहब हैं, इनके मामलात हैं पाकिस्तान की अदालतों में जी। और मैं समझता हूं कि कौम को पाकिस्तान की अदालतों पे एतमाद है और जो भी फैसले आएंगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान की अदालतों से, वो पाकिस्तान की कौम अदालतों के साथ खड़ी है। जो आप सवाल कर रही थी जी कि बहुत बड़ी कोई पॉलिटिकल मूवमेंट होगी, कोई बड़ी पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं होगी। इनके वर्कर्स जो हैं वो डिमोरलाइज हो चुके हैं, इनकी लीडरशिप, इनके ऊपर जो संगीन, एक मिनट, इनके लीडरशिप के ऊपर जो संगीन करप्शन के इल्जामात और मुकदमात हैं, वो दफा नहीं कर सके, उसके दफा में कुछ ऐसा ला नहीं सके जिससे साबित हो सके कि इन्होंने करप्शन नहीं की या किकबैक्स नहीं ली या लूटमार नहीं जैस्मीन की। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि आपने पब्लिक का फैसला सुन लिया। लास्ट वीक लाहौर का इलेक्शन, लाहौर के गढ़ में, तख्ते लाहौर में हमने इनका दड़न तख्ता किया। पाकिस्तान और लाहौर के लोगों ने हुकूमत के हक में फैसला दिया, पॉलिसी के हक में फैसला दिया। इमरान खान साहब के विजन के साथ खड़े हैं। ठीक है, तो मकसद ये है। अच्छा उस्मान, एक बात बताएं कि आप लोगों पे एक और ये इल्जाम लगता है ना कि अब वो ये कहते हैं कि भाई आप लोगों को कैसे पता चल जाता है, आप लोग आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, फलाना गिरफ्तार होने वाला है, फलाना गिरफ्तार होने वाला है, वो ये कह रहे हैं आपको कैसे पता चल जाता है? ये एक दिन पहले पॉलिटिकल प्रेडिक्शन तो हर सियासी वर्कर करता है और जो इनके ऊपर, हम तो यही तो सर वो यही तो कह रहे हैं इम्तियाज शेख साहब कि आप लोग मिले हुए इदारों के साथ, ये मिले हुए इदारे इनके साथ मिले हुए, जो भी समझ लें आप। हुकूमत में ये है तो फिर हुकूमत में ये लोग हैं। इम्तियाज शेख साहब की पार्टी के मंजूर वसान साहब जी, मंजूर वसान साहब प्रेडिक्शन करें पाकिस्तान की सियासत में भूचाल आ जाएगा, वो सब ठीक है। अगर PTI का कोई भी वर्कर यहाँ लीडर एक प्रेडिक्शन करता है, ये कहते हैं मुकमका हो गया, बताए ना, इनके तो केसेस ही पाकिस्तान की अदालतों में, अब क्या हमारा अदालतों के साथ मुकमका हो गया है? ये बड़ा स्पेसिफिक बोलते हैं जी। देखें, मंजूर वसान साहब तो एक सियासी ख्वाब अपना देखते हैं और अपनी तो वो कर लेते हैं, कुछ बातें सही होती हैं, कुछ नहीं होती। लेकिन यहाँ तो मतलब स्पेसिफिक वफाकी वज़रा, जो कि मतलब बहुत जिम्मेदारी और अहम पोस्ट है, जिम्मेदारी वाली पोस्ट है, वो आकर अगर कहें
और वज़ीर आज़म साहब कहें कि बस अभी आने वाले दिनों में इतने लोग गिरफ्तार हो जाएंगे, या मैं होता तो मैं इतने गिरफ्तार कर लेता, तो मतलब डेफिनेटली फिर शक व शुबहात तो जाएंगे ना। तो मतलब ये किस तरह हो सकता है कि इदारे जो कह रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं कि जी इंडिपेंडेंट हैं, वो तहकीकात करें, जी करने दें, फिर इनको कैसे मालूम हो जाता है कि आप लोगों की हुकूमत। देखिए, लेट मी आंसर इट प्लीज। ओके, देखिए, इनको पता होना चाहिए कि FIA जो है वो प्राइम मिनिस्टर के नीचे है। एक इंफॉर्मेशन प्राइम मिनिस्टर को FIA से भी मिल रही है। इंटीरियर मिनिस्ट्री के नीचे है ना, तो वो इंटीरियर मिनिस्टर भी है ना, मिनिस्टर आपके प्राइम मिनिस्टर है। तो मतलब शेख रशीद साहब को कैसे पता, फवाद चौधरी को कैसे पता, वाडवा साहब को कैसे पता, मतलब इस तरह एक नहीं है जैस्मीन, बहुत से वजीर आके इस तरह की बात करते हैं। और वो सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है, तो वो वजीर आजम साहब नहीं करे सर, अभी तक जो हमें जो बातें मिल रही हैं हवा में, वो आके प्रेडिक्ट करते हैं ये हो जाएगा, 3 दिन में ये देख लें आप, 2 दिन में ये देख लें आप। इनके ऊपर जो मुकदमात हैं शहबाज शरीफ साहब पे, नवाज शरीफ साहब पे, और आप देख ही रहे हैं JIT की रिपोर्ट की जैसे फाइंडिंग्स सुनने को मिल रही हैं। हाँ। तो अब उनको अगर देखें इन संगीन इल्जामात में, आप प्रेडिक्ट तो करेंगे ये एज ए पॉलिटिकल वर्कर, एज ए पॉलिटिकल लीडर के जी ये एक्सपेक्टेड है कि इसको सजा हो सकती है, इसको नहीं हो सकती। लेकिन ये कहना कि हुकूमत का यहाँ नैब का गठजोड़ है, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये पब्लिक से संपत्ति लेना चाहते हैं, पाकिस्तानी अवाम की हमदर्दियां लेना चाहते हैं। और मैं इनको बताना चाहता हूँ, इदारे तो फिर उस वक्त भी थे ना जब भुट्टो साहब को फांसी हुई थी, फिर बाद में वही कोर्टों की जज साहबान क्या बोल रहे थे। लोग इंतजार कर रहे हैं तहकीकात का मकसद ये नहीं है कि मतलब वो चीज साबित हो गई। मिठाइयां बांटेंगे, जनरल पब्लिक सड़कों पे होगी जब ये जेलों में उन्होंने एक रिपोर्ट दी है, वो कह रहे हैं जनरल पब्लिक सड़कों पे मिठाइयां बांटेगी जब ये जेलों में होंगे। खैर, ये आने वाला वक्त बताएगा। सर, आई हैव टू क्लोज द शो। इम्तियाज शेख साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मान डार साहब एंड राना साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी एट दिस टाइम। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।